नमस्कार, न्यूज इंडिया में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। देश भर में भारत बंद बुलाया गया, जहां देशव्यापी किसान आंदोलन और भारत बंद की तस्वीर देखने को मिली। कुछ प्रमुख शहरों की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, पटना, जयपुर और मोहाली में भारत बंद का असर देखने को मिला है। तो ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, पटना, जयपुर और मोहाली, जहां पर भारत बंद का असर होता हुआ यहां पर नजर आया है। तो कानूनों को वापस लेने की मांग पर किसान अड़े हुए हैं और लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आज उसका 13वां दिन था। तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो वहीं किसान आंदोलन को देखते हुए आज भारत बंद किया गया और इस बीच आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार के बीच जबरदस्त घमासान छिड़ गया। और वहीं आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पुलिस पर यह आरोप लगाया है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को नजरबंदी रखा गया, जिसके बाद शाम होते होते अरविंद केजरीवाल सबके सामने आ गए और उन्होंने भी अपनी पार्टी के सुर में सुर मिलाया। वहीं केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश भर में अपने अपने तरीके से लोगों ने भारत बंद समर्थन किया है। देश की जनता को उसके लिए बधाई देता हूं। सारा देश किसानों की मांगों के साथ खड़ा हुआ है। मेरा भी मन था कि आज मैं थोड़ी देर के लिए सीएम बनकर नहीं, एक आम आदमी बनकर बॉर्डर पर आऊंगा, मगर मुझे नहीं जाने दिया गया। दोस्तों, आज मेरा भी मन था, मैंने भी प्लान कर रखा था कि आज मैं थोड़ी देर के लिए मुख्यमंत्री बन के नहीं, एक आम आदमी बनके बॉर्डर पे जाऊंगा और आधा पौना घंटा अपना उनको समर्थन देने के लिए और एकजुटता जाहिर करने के लिए एक आम आदमी की तरह बस उनके साथ बैठूंगा और वापस आ जाऊंगा। आज ये मैंने प्लान कर रखा था। मुझे लगता है उनको मेरी प्लानिंग शायद पता चल गई, तो आज उन्होंने जाने तो नहीं दिया, लेकिन कोई बात नहीं। घर बैठ के मैं प्रार्थना कर रहा था भगवान से कि ये आंदोलन, देश का आंदोलन सफल हो। देश में कोविड के हालात पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने बताया कि दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत में सितंबर मध्य के बाद से नए केस में लगातार गिरावट देखी जा रही है। महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और दिल्ली, इन 5 राज्यों में ही देश का 54% कुल एक्टिव केस है। वैक्सीन पर स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव ने कहा कि एक बार हमें जैसे ही अपने वैज्ञानिकों की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा, हम वैक्सीन के उत्पादन का व्यापक अभियान शुरू करेंगे। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अजय संजय सिंह ने एक वीडियो जारी किया है। उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर आरोप लगाया है। वहीं संजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली के स्टेडियमों को जेल नहीं बनने दिया गया, जिसके चलते अमित शाह ने केजरीवाल के घर को ही जेल बना दिया। सरकार के तुगलकी फरमान को मानने से इनकार किया और 9 स्टेडियम को किसानों के लिए जेल बनाने की जो योजना थी मोदी सरकार की, उसको मानने से, अनुमति देने से इनकार किया। आज उसी अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर को जेल में मोदी सरकार ने तब्दील कर दिया है। उनको उनके ही घर में कल से गिरफ्तार कर लिया गया है। जैसे ही वो सिंघू बॉर्डर पे किसानों से मिलकर आए, उनका हालचाल लेकर आए, उनकी सुख सुविधाओं की बात पूछ कर आए, उसके तुरंत बाद से उनको कल दिल्ली मुख्यमंत्री के आवास में ही कैद रखा गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है और ये काम देश के गृह मंत्री अमित शाह के। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। एक कार्यक्रम में शामिल होने आए दिग्विजय ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के दबाव में किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अहंकार छोड़कर किसानों के हित में काम करने की अपील भी की। दिग्विजय ने कहा कि कृषि बिल पूरी तरीके से किसान विरोधी है। यह एक काला कानून है जो किसानों को कंगाल कर देगा।
कृषि उपज मंडियों का जो अधिकार राज्य सरकार का था वो छीन के उन्होंने कह दिया कि हमने कानून बना दिया, जबकि हमारा कृषि का जो संविधान में शेड्यूल जो है वो राज्यों का अधिकार है, इसमें केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने उसको खेती से हटाकर प्रोसेसिंग पर डाल दिया, परचेज पे डाल दिया, और उसमें उन्होंने ये 3 कानून लाए हैं ताकि WTO जो प्रेशर डाल रहा है उसमें हम लोग उनके प्रेशर में आ जाएं और मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑपरेशन समाप्त हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चालू हो। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्ट इंडिया संस्था को संयुक्त राष्ट्र निवेश संवर्धन पुरस्कार 2020 से सम्मान मिलने पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुशी जाहिर की और सभी देशवासियों को बधाई दी है। वहीं सीएम ने कहा कि इन्वेस्ट इंडिया को पुरस्कार मिलना पूरे देश के लिए गर्व की बात है और आगे भी कई अवार्ड मिले, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। बता दें कि व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने इन्वेस्ट इंडिया को संयुक्त राष्ट्र निवेश संवर्धन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है, जिसको लेकर पीएम मोदी ने भी इन्वेस्ट इंडिया को शुभकामनाएं दी। हमारे देश को संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन की ओर से अंकटाड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड 2020 मिला है। इसका श्रेय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और सटीक दिशा निर्देशन को जाता है। उनके नेतृत्व में भारतवर्ष विश्व के सर्वोत्तम निवेश स्थल के रूप में तेजी से उभर रहा है। भारत सरकार की आधिकारिक निवेश संवर्धन एवं सुविधा प्रदाता एजेंसी इन्वेस्ट इंडिया ने भारत में निवेश के लिए प्रचार, सुविधाओं और इस संबंध में सलाह को लेकर सराहनीय काम किया है। खासकर लॉकडाउन अवधि में इन्वेस्ट इंडिया निवेशकों को यह समझाने में, विश्वास दिलाने और आश्वस्त करने में सफल रही कि माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में नया भारत स्वरूप ले चुका है। विदेशी निवेश को लेकर भारत में सुविधाएं और रियायतें बढ़ गई हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड में 4 दिवसीय दौरा सोमवार को खत्म हो गया है और दिल्ली लौट गए हैं। अपने उत्तराखंड दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से लेकर सरकार के मंत्री और विधायकों के साथ बैठक की। इन बैठकों के बारे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर भगत ने मीडिया को जानकारी दी। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के 120 दिवसीय राष्ट्रीय प्रवास का आगाज 4 दिसंबर को उत्तराखंड से हुआ था, जो सोमवार को खत्म हो गया। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच में कैसे पहुंचाना है, इसको लेकर उन्होंने मंत्रियों और पार्टी पदाधिकारियों को टिप्स दिए हैं। मंत्रियों को लक्ष्य दिया गया है। जी का हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का 4 दिवसीय कार्यक्रम उत्तराखंड में हुआ और बहुत ही प्रभावी कार्यक्रम हुआ। इसके कारण से सब उत्साहित हैं, सब कार्यकर्ता उत्साहित हैं। एक अच्छा मैसेज दिया है और जो उन्होंने कार्यक्रम दिए हैं, हर एक मंत्री अपने क्षेत्र में जाएगा, वहां रात्रि विश्राम करेगा और साथ में संगठन का एक पदाधिकारी जाएगा। मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मैं स्वयं जाऊंगा और लोगों के साथ महामंत्री उपाध्यक्ष वगैरह जाएंगे। तो वहीं उत्तराखंड में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय हाईवे पर पाताल गंगा में उत्तराखंड की पहली ओपन टनल बनाई जा रही है, जिसका निर्माण कार्य 95% हो चुका है। इस टनल का निर्माण ऑल वेदर सड़क परियोजना के तहत किया जा रहा है। इसकी लागत करीब 38 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बता दें कि इस टनल का निर्माण सीमांत जनपद चमोली में 4 धाम यात्रा और सीमा तक आवाजाही को सुगम बनाने के लिए किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि नए वर्ष में इस टनल को खोल दिया जाएगा, जिससे देश विदेश से आने वाले यात्रियों और सेना के जवानों को लाभ मिल पाएगा। आपको बता दें कि अक्सर यहां भूस्खलन की स्थिति बनी रहती है, जिसको देखते हुए इस टनल का निर्माण करवाया जा रहा है। यात्रा के लिहाज से काफी सुरक्षित है। ऊपर से जो गिरता है, ऊपर से पत्थर वगैरह गिरता है, इससे उनके काफी रोकथाम हो जाएगी। बाकी इसका 95% वर्क पूरा हो चुका है, 5% रहेगा जो इस महीने तक कंप्लीट हो जाएगा। इसका मेन मोटिव है, यहाँ पे यात्रा सीजन में या बरसात में बहुत ज़्यादा ये स्लाइडिंग जोन है सारा, तो यहाँ पे जो स्लाइड होता रहता था, बार बार रोड बंद रहता था ये,
तो इसकी मतलब सेफ्टी के लिए ये टनल 150 मीटर की टनल है। ये उत्तराखंड की ये पहली टनल है जो ओपन टनल है। इसको वैसे हम अपनी इंजीनियरिंग भाषा में कट एंड कवर भी कहते हैं, जो स्लाइड को कवर करती है। तो इसमें जो मतलब रोड जो है हमारा हर मौसम में जो है तो थ्रू रहता है, मतलब ब्लॉकेज के चांसेस नहीं है इसमें। हाँ जी, अभी ये हमारा जो इसका वर्क है ये लगभग 95% जो है तो कंप्लीट हो चुका है। उत्तराखंड में पहली ओपन टनल बनाई जा रही है। ऑल वेदर सड़क परियोजना के तहत यह टनल बनाई जा रही है। हरिद्वार महाकुंभ शुरू होने इसमें महज कुछ ही दिन बाकी है। मेले से संबंधित प्रशासन की तैयारियों भी अंतिम दौर में पहुंच गई है। इसको लेकर मेला प्रशासन की ओर से सभी विभागों की बैठक ली गई, जिसमें अखाड़ों में पहुंचने वाले संतों के रहने की व्यवस्था और शाही स्नान से पूर्व निकलने वाली सभी 13 अखाड़ों की पेशवाइयों को लेकर चर्चा की गई है। इस दौरान मेगा अधिकारियों ने सभी विभागों को अपने नोडल अधिकारी नियुक्त कर अखाड़ा प्रतिनिधियों से संवाद स्थापित करने के आदेश दिए हैं। साथ ही सभी पेशवाई मांगों पर अखाड़ों से सहमति लेने के निर्देश दिए गए हैं। पेशवाई रूट्स पे एक जॉइंट इंस्पेक्शन सभी डिपार्टमेंट का, पुलिस की ओर से भी, क्योंकि अब सीईओ सेक्टर वाइज नामित हो गए हैं, उनको लेते हुए एक बार इंस्पेक्शन करने की बात हुई है। पहले भी कर रहे हैं, लेकिन और एक इंक्लूसिव प्लान बन जाए और कहाँ पे जो कमी वो दूर की जाए। दूसरा ऐसा है कि स्पेशली जहाँ पे हमारे अखाड़े हैं या और भी हमारे भवन है जहाँ पे अब साधु संतों का आगमन होगा, अलग आश्रमों में भी, उसके आसपास गंदगी ना हो, विशेष ध्यान दिया जाए। सीवेज के कनेक्शंस नहीं है तो वो हो जाए, कहीं पे लीकेज है वो ठीक हो जाए, और बिजली के तार कहीं लटक रहे हैं वो सब ठीक हो जाए। बहुत से डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं इनको कितना रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा तेज करना होगा, तो उसके लिए सबको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और किसी प्रकार की कोई संवादहीनता ना रहे, इसके लिए ये भी कहा गया है कि नोडल ऑफिसर्स भी अपॉइंट कर दिए जाए। इसमें मैंने बीपीडब्ल्यूडी से कहा है कि इसमें थोड़ा काम में तेजी लाने की आवश्यकता है। लगभग 7-8 किलोमीटर में तो ये इंप्रूवमेंट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी 15-16 किलोमीटर का काम बचा हुआ है। दिन में हालांकि इनको उपयुक्त टेम्परेचर मिल पा रहा है, तो पहला तो मेरा यही कि रात को काम ना करें। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल सहित विधानसभा के कार्मिकों ने सभी दिवंगत वरिष्ठ विधायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि इस वर्ष उत्तराखंड राज्य ने अपने कई दिग्गज नेताओं को खोया है। यह सभी नेता उत्तराखंड की राजनीति में एक विशेष पहचान रखते थे। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा किए गए कार्यों को हमेशा याद रखा जाएगा। सारे हमारे वरिष्ठतम नेताओं में से हमारे उत्तराखंड के हैं। इन सभी के जाने का जो दुख हम सभी को है, आज हम सब लोग, हमारे विधानसभा के तमाम अधिकारीगण, कर्मचारीगण, माननीय विधायक जी, सभी लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी है। भगवान श्री से प्रार्थना की है कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और शोकाकुल तमाम परिजनों को अपनी ये बड़ी, जो बहुत बड़ी क्षति हुई है, उसको सहने की शक्ति दे। निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत दुखदायी क्षण भी है, लेकिन भगवान से हम प्रार्थना ही कर सकते हैं। बहुत दुख का। उत्तराखंड के हरिद्वार में कुंभ मेले की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। इसके तहत कई स्थायी और अस्थायी कार्य कराए जा रहे हैं। वहीं कूड़ा डंपिंग जोन बन चुका है और रोडी वेलवाला का सौंदर्यीकरण भी कराया जा रहा है। आपको बता दें कि रोडी वेलवाला में शहर का कूड़ा डाला जाता था, लेकिन अब यहां ट्रैप घास लगाने का काम शुरू हो चुका है। इस मामले में अपर मेलाधिकारी ललित नारायण मिश्रा ने बताया कि लोगों की शिकायत को मद्देनजर रखते हुए नमामि गंगे परियोजना के तहत सुंदर गार्डन विकसित किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह आकर्षण का केंद्र बनेगा। मैंने आपको पहले बताया कि बजट नमामि गंगे की तरफ से ये मिला हुआ है और यूपीडीसीसी कार्यदायी संस्था है और रोडी और बेलवाला दोनों सेक्टर में ये ग्रासिंग की जा रही है। ये जो साइंटिस्ट ने सजेस्ट किया है, ये एवरग्रीन ग्रास है जो लगातार हर सीजन में आपको ग्रीन दिखेगी। सरोवर नगरी नैनीताल में आज एचपी गैस उपभोक्ताओं ने कार्यालय में जमकर हंगामा किया। गैस एजेंसी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे उपभोक्ताओं का कहना है कि दीपावली के बाद से ही उन्हें समय पर गैस की डिलीवरी नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और चूल्हा जलाने के लिए आस पड़ोस में और महंगे दामों पर गैस सिलेंडर खरीदने पड़ रहे हैं। वहीं उपभोक्ताओं का आरोप है कि गैस एजेंसी में बैठे लोग उपभोक्ताओं की समस्याओं का निराकरण करने के बजाय टाल मटोल कर रहे हैं।
तो 2 महीने हो गए, मैं तो ली नहीं। जब भी आओ यही कह देते हैं कि अभी आई नहीं है, कल आएगी, परसों आएगी, यही कर रहे हैं। कितने महीने? बहुत परेशान कर रहा है। हो गया मुझे 2 महीने से नहीं ली मैंने गैस। अब मेरे कितने दिन से गैस नहीं है, पड़ोसी से गैस ली मैंने और वो इंडियन की लेनी पड़ी मुझे, HP के कनेक्शन होते हैं। और 1 महीने पहले काट दे रहे 130 के और फिर कह रहे पैसे दो। इनसे कह रहे पैसे दो, इनसे कौन? उत्तराखंड में केदारनाथ धाम मार्ग में पड़ने वाले सोनप्रयाग में बन रहे हेलीपैड व मल्टी लेवल पार्किंग में यूपी निर्माण निगम की भारी लापरवाही देखने को मिल रही है। तो वहीं केदारनाथ आपदा के बाद वर्ष 2014 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 70 करोड़ है, जिसमें से 15 करोड़ के करीब खर्च भी हो चुके हैं और करीब 54 करोड़ रुपए भी उत्तर प्रदेश निर्माण निगम को जारी हो चुके हैं। लेकिन 6 साल बाद भी मौके पर खड़े ढांचे केवल जंग खा रहे हैं, जबकि प्रशासन द्वारा उत्तर प्रदेश निर्माण निगम द्वारा वार्ता और निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं। ये यूपी निर्माण निगम की तरफ से बनाया गया 2014 में ये शुरू हुआ था। ये 54 करोड़ का प्रोजेक्ट, टोटल 70 करोड़ का था इसमें, जिसमें हमने जो शॉप्स बनाए शॉप्स इसमें, जिसमें 15 करोड़ का खर्च हुआ था। उसके बाद बाकी का जो करीबन 54 करोड़ का था, वो ये मल्टी लेवल के लिए अप्रूवल है, वो पैसा हमारे पास अभी है, वो पैसा आ चुका है हमारे पास। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश के 2017 में हुए विधानसभा के चुनाव में ईवीएम मशीनों में हुई गड़बड़ी के मामले में निर्णय सुनाया है। वहीं कोर्ट ने 5 चुनाव याचिकाओं का वेरीफाइड नहीं होने के कारण याचिकाओं को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने 14 अक्टूबर को इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए निर्णय सुरक्षित रख लिया था। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकल पीठ में हुई। जो वो 5 पिटिशंस जो है, जिसमें हमारी ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन अलाउ हुई, जो प्राइमरी ऑब्जेक्शन थे, उसमें हमारा मेन ग्राउंड था कि इसमें कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं है। देयर इज़ नो एनी डिस्क्लोजर ऑफ एनी कॉज ऑफ एक्शन। सेकेंडली, इन्होंने एक करेक्ट प्रैक्टिस का ग्राउंड लिया था। करेक्ट प्रैक्टिस के लिए इलेक्शन लॉ में एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है एफिडेविट का। तो हमारा ये कहना था कि जो एफिडेविट इन्होंने फाइल किया है, दिस इज़ नॉट एज पर लॉ। So there is no cause of action, there is no material, लॉ की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करी है। एफिडेविट 3 कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर किसानों ने भारत बंद बुलाया था। इसी कड़ी में सीमांत खटीमा में भी कृषि कानून के विरोध में भारत बंद का असर देखा गया और क्षेत्र में बाजार बंद कर व्यापारियों और किसानों ने मुख्य चौराहे पर धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो वहीं किसान यूनियन के उपाध्यक्ष ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि किसान विरोधी नीति अपनाते हुए सरकार ने अगर कृषि कानून को जल्द वापस नहीं लिया तो किसान की ओर से चलाया जा रहा आंदोलन और उग्र होगा। तो वहीं उत्तराखंड के खटीमा में भारत बंद के चलते व्यापारियों ने किसानों का समर्थन किया और अपनी दुकानें बंद रखी। इस दौरान खटीमा में किसी तरह की चक्का जाम की स्थिति नहीं बनी और वहीं ATM खुले रहे। गौरतलब है कि भारत बंद के एक दिन पहले किसानों ने बाजार में घूम घूम कर व्यापारियों से दुकानें बंद रखने की अपील की थी। तो बता दें आपको कि सैकड़ों की संख्या में किसानों ने सड़कों पर ट्रैक्टरों को लगाकर जाम लगा दिया और केंद्र सरकार की ओर से लाए गए अध्यादेश को वापस लेने की मांग पर डटे रहे। किसानों के साथ आए दंगाइयों ने कई जगह बाजार जबरदस्ती बंद करवाया, जिसके चलते कई जगह दुकानदारों और इन लोगों के बीच विवाद भी खड़ा हो गया। किसानों ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं जबरन दुकान बंद करवाने वालों की पहचान की जाएगी, जिसके बाद उन पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। नैनीताल के उत्तराखंड के नैनीताल में भारत बंद का कोई खास असर देखने को नहीं मिला। हालांकि व्यापार मंडल तल्लीताल और व्यापार मंडल में
किसानों को अपना समर्थन दिया, तो वहीं नैनीताल में मौज मस्ती करने पहुंचे पर्यटकों की दिक्कतों को देखते हुए व्यापार मंडल नाव चालक संघ ने बंद न करने का निर्णय लिया। हरिद्वार की मंगलौर के नारसन बॉर्डर पर सन्नाटा छाया रहा, जहां भारत बंद का असर दिखा। सैकड़ों किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, तो वहीं पर किसानों ने गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को रोड पर लगा दिया। हालांकि आपातकालीन सेवा सुचारू रही। कृषि बिल के विरोध में किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने भारत बंद करने का आह्वान भी किया था। उत्तराखंड प्रदेश में भी भारत बंद का असर देखा गया। इस दौरान किसानों ने नेशनल हाईवे पर चक्का जाम करके अपना विरोध प्रदर्शन किया, जिससे NH 58 पर जाम की स्थिति बनी रही। और वहीं किसानों ने समर्थन में राजनीतिक दल भी पीछे नहीं रहे और वहीं पर बसपा, आम आदमी पार्टी, भीम आर्मी सहित कई संगठनों ने कार्यकर्ता भी किसानों के साथ खड़े होते हुए नजर आए। उत्तराखंड के नैनीताल में कृषि कानून के विरोध में भारत बंद पर किसानों का समर्थन देखते हुए आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने पंत पार्क में धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने सरकार को चेतावनी देते हुए बताया कि किसान विरोधी नीति अपनाते हुए सरकार ने अगर किसान विरोधी बनाए गए कृषि कानून को जल्द वापस नहीं लिया तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदेश भर में उग्र आंदोलन करेंगे। भारत बंद के दौरान मसूरी में कृषि कानून के विरोध में मिलकर कई संगठनों ने शहीद भगत सिंह चौक पर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हालांकि इस विरोध में कई दलों ने भाग भी लिया, जिनमें अलग अलग झंडे के बैनर तले कई संगठनों ने नारेबाजी करते हुए कृषि कानून को समाप्त करने की मांग की है। तो वहीं मसूरी की तमाम दुकानें, होटल आदि खुले रहे और भारत बंद बेअसर रहा। उत्तराखंड के रामनगर में भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है, जहां पर किसानों ने कृषि बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान आवश्यक सेवाओं के अलावा बाजार की कई दुकानें खुली रहीं। इस भारत बंद में किसान यूनियन, व्यापार मंडल और अन्य राजनीतिक सामाजिक संगठनों ने सड़कों पर उतरकर बाजार बंद करवाया। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाजार बंद करवाया, लेकिन पूरा माहौल शांतिपूर्ण रहा। तो वहीं पुलिस ने भी भारत बंद को लेकर पूरी तैयारियां की हुई थी। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।